जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, एसएससी जीडी 2025 का पेपर इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 50 से 55 मिनट में चारों सब्जेक्ट के सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों का समावेशन किया है। और ध्यान रखिएगा साथियों कि पेपर से पहले ये संजीवनी बूटी आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं कहूंगा साथियों, यहां से आपको बहुत सारे डिक्टो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो साथियों, अगर आपने इस वीडियो में एंट्री की है तो मैं कहूंगा हिंदी के पूरे 20 सवाल होंगे जैसे आपके एग्जाम में आएंगे। मैं कहूंगा इन 20 सवालों को करिएगा और देखिएगा आपका स्कोर कितना है। उसके बाद साथियों, जीएस के हम लोग संभावित सवाल देखेंगे और रीजनिंग को देखेंगे और साथियों मैथ को देखेंगे। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है। दही स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो मैं कहूंगा साथियों, दही आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द है। वैसे नॉर्मली तो जिस किसी शब्द के अंत में बड़ी ई आता है वो स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन ये कुछ अपवाद होते हैं साथियों, जैसे कि दही हो गया या उसके अलावा पानी हो गया। ये दोनों कैसे शब्द हो जाएंगे? ये पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। क्या कहा जा रहा है? कह रहे कि शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। तो इसमें आपको कुछ दिक्कत लग रही होगी। दिक्कत कहां पर है साथियों, बताइए। दिक्कत वह खेल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। शीला मेरी बहन है यानी कि शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। अब देखिए, बच्चों को साथ खेल रहा है ये भी गलत है, बच्चों से साथ खेल रहा है ये भी गलत है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं ये भी गलत है। एक है ना शीला, बहुत सारी थोड़ी ना है। तो बच्चों के साथ खेल रही है ये होना चाहिए, यानी कि पूरा वाक्य आपका क्या होना चाहिए? शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रही है। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, आकाश में चांदी चमक रही है, या आकाश में बादल चमक रहे हैं, या तारे चमक रहे हैं, या साथियों सोना चमक रहा है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, तारे चमक रहे हैं यानी कि आकाश में तारा चमक रहा है, ये होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों, योग्य शब्द यहां पर आपको दिया गया है। कह रहे कि योग्य शब्द का विलोम क्या होगा? तो योग्य का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? अयोग्य हो जाएगा। आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। यश का आप लोग विलोम बता दीजिए। तो यश की अगर साथियों बात करते हैं, यश का विलोम क्या हो जाएगा? आप लोग की अगर बात करें तो जिनका भी आंसर अपयश है, मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, यानी कि आपको यह बताना है कि आखिर मौखिक कैसे लिखा जाता है। क्या मौखिक की अगर बात करें तो साथियों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ऑप्शन नंबर ए वाले में लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा जाता है। क्योंकि ये मौखिक लिखा हुआ है गलत है, ये मौखिक लिखा हुआ है गलत है, ये साथियों मौखिक लिखा हुआ है ये भी गलत है। मैं कहूंगा जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि अर्जुन शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। शमशीर नहीं, गोविंद नहीं, धनंजय कहते हैं। यानी कि अर्जुन का पर्यायवाची अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो धनंजय आपको साथियों बता देना है। साथियों, अगर आप अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई करना चाहते हैं तो इस बार आपके लिए एक अच्छा अवसर है। टेक्स्ट बुक का ग्रांड फिनाले सेल साथियों स्टार्ट हो जाएगा 28 दिसंबर से, और साथियों ये सबसे कम प्राइस में इस बार आपको मिलेगा। तो यहां पर साथियों अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करोगे TS10 तो आपको 12% का डिस्काउंट में मिल जाएगा। यहां पर साथियों आप एसएससी जीडी के, क्या साथियों, एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट देख सकते हो, एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, एनटीपीसी के साथियों सभी पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट देख सकते हो, ग्रुप डी के मतलब रेलवे के सारे एग्जाम्स के, और उसके अलावा एसएससी के सारे एग्जाम्स के, उसके अलावा साथियों आरपीएफ के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो साथियों टेक्स्ट बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और 28 दिसंबर से जो सेल स्टार्ट होगी साथियों उसका फायदा आप ले लीजिएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, यानी कि जो जन्म से अंधा हो उसको साथियों अगर एक शब्द में आप कहेंगे तो क्या कहेंगे? उसको साथियों जन्मांध कहेंगे। यानी कि आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है तो बिल्कुल सही जा रहा है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि कुबेर का पर्यायवाची इसमें से आप लोग बता दीजिए। तो कुबेर को यक्षराज कहते हैं, गिरिराज कहते हैं, महाराज कहते हैं या यमराज कहते हैं? मैं कहूंगा कुबेर का पर्यायवाची इसमें से यक्षराज हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला देखिए, यहां पर अगर बात करें रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। बूढ़ा आदमी अपने जवानी क्या लिखा हुआ है? ठीक है, बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से, मतलब ऐसा हो सकता हो यहां पर से लिखा हो, ठीक है, या हो सकता हो परेशान हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं बूढ़ा आदमी अपने जवानी से परेशान है। ठीक है, जवानी से परेशान है, जवानी से परेशान क्यों होगा? बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से परेशान है, या बचपन से परेशान है, या प्रशंसा से परेशान है? तो मैं कहूंगा यहां पर सबसे सटीक जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे के साथियों अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का मतलब क्या हो सकता है? तो इसका मतलब क्या होता है? निराश होना नहीं,
हार जाना नहीं, दुखी होना नहीं साथियों, अत्यधिक थक जाना। यानी कि जब कोई थक जाता है ना तो क्या कहा जाता है, भाई मेरा तो अंग अंग ढीला हो गया है। तो कुल मिला के आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों, आप लोग चेक करिएगा कि आपके कितने सवाल यहां पर बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए यहां पर अगर बात करें करके कन्या की सपात्रता सुपात्रता की सा दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है। तो यहां पर आपको दिक्कत लग रही होगी। यहां पर अगर बात करें स्वरूप से तय किया, स्वरूप से तय करने जाने लगे, ये भी नहीं सही लग रहा है। स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं, ये भी नहीं। स्वरूप से तय किया जाने लगा है, ये सही लग रहा है कुछ, और स्वरूप से तय हुआ जाने लगा, ये भी नहीं सही है। तो मैं कहूंगा कि यहां पर कौन सा वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन नंबर सी वाला वाक्य शुद्ध है। अगला सवाल देखिए, जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो साथियों, उसके लिए एक शब्द क्या होगा बता दीजिए। तो उसको क्या कहा जाएगा, मुमोक्षालु कहा जाएगा, अमोक्षीय कहा जाएगा, मोक्षप्रिय कहा जाएगा, उसको मुमुक्षु कहा जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, इसकी वर्तनी भी पूछी जाती है आपसे। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। तो यहां पर आपको बताना है साथियों क्या, कि हम जानते हैं, दिए गए वाक्य का वह भाग याद कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। तो हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, मीठा होती है लिखा हुआ है। अच्छा, परिश्रम का फल तो सही लिखा है, सदा ही भी सही लिखा हुआ है, मीठा होती है ये गलत है। क्या होना चाहिए, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, यानी कि होता है होना चाहिए, लेकिन यहां पर होती है लिखा हुआ है। तो कुल मिला के कौन सा आंसर आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का साथियों आपसे कहा जा रहा है कि चयन करके यहां पर आप लोग यहां पर बता दीजिए। चलिए, तो मेरी बस, अब यहां पर खाली जगह है, गई थी, अब यहां पर क्या आ जाएगा साथियों, गई थी, यानी कि मेरी बस सो गई थी, या मेरी बस उड़ गई थी, या मर गई थी, या साथियों छूट गई थी। तो यहां पर क्या होना चाहिए, मेरी बस छूट गई थी, ये होना चाहिए, और ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहने के गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। तो यहां पर आपको बताने कि यहां कहीं आपको दिक्कत लग रही होगी, तो यही आपसे साथियों पूछा जा रहा है कि दिक्कत आपको बताना है साथियों कहां पर है। चलिए देखिए, दिक्कत ये है, तो इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी ऐसा करके कुछ लिखा होगा कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। तो सैनिक कदम तालो कर रहे थे, ये होना चाहिए, नहीं। सैनिक कदमों तालो कर रहे थे, ये भी गलत है। सैनिक कदमों ताल कर रहे थे, ये भी नहीं सही लग रहा है। सैनिक कदम ताल कर रहे थे, कदम ताल होना चाहिए, ना कि साथियों कदम ताले होना चाहिए। तो कुल मिला के इस सवाल का जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि वसंत पंचमी के दिन देवी से पूजा जाती है, या देवी से प्रार्थना की जाती है, या साथियों आवाहन या प्रसन्नता। यानी कि यहां पर आपको बताना है साथियों क्या आंसर आपका हो जाएगा, फटाफट आप लोग बता दीजिए। चलिए, वसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना की जाती है, यहां पर की भी आना चाहिए, प्रार्थना की जाती है, प्रार्थना यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर साथियों देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। कह रहे कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करिए जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है। तो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, सफल होना, प्रयास से कीमती वस्तु मिलना, या अयोग्य होना। तो मैं कहूंगा अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी कि बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, बी के साथ नहीं बल्कि ए के साथ था शायद, हाँ ए के साथ था। साथियों यहां पर अगर बात करें, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कम से कम आप लोग लाइक कर दिया करिए। जितने लोग भी यहां पर साथियों हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। देखा जाता है साथियों, वहां पर मैं देखता हूं कि अच्छा भाई इतने लोगों ने देखा है वीडियो को, इतने लोगों ने प्यार दिया, और इतने लोगों में उनमें से साथियों लाइक का बटन दबाए। तो आप लोग लाइक का बटन दबा दिया करिए हर एक वीडियो में और इसमें भी साथियों, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और मेहनत कर सकूं और आपका एक सिलेक्शन पक्का हो जाए। क्योंकि मैं चाहता हूं साथियों हर एक घर से एक सिलेक्शन एसएससी जीडी में साथियों होना चाहिए। उन घर की बात कर रहा हूं जिन घरों में बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जिनमें सबसे ज्यादा नौकरी की जरूरत है। क्योंकि आज साथियों बेरोजगारी का इतना लेवल बढ़ चुका है कि एक नौकरी पाना साथियों एसएससी जीडी में, क्योंकि वैकेंसी इसमें बम्पर एक तरीके से 39-40 हजार वैकेंसी है, तो इसमें से एक सीट पाना आपके लिए इतना आसान कर दूंगा, इतना आसान कर दूंगा, बस आपको मेहनत करते जाना है। जो डेली आपकी एसएससी जीडी की क्लास है डेली आपको साथियों देखना है, ठीक है ना। अरे है क्या, कुछ नहीं है भाई, हिंदी है और रीजनिंग आपको अच्छे से करना, मैथ, इन 3 सब्जेक्ट पर अगर आपने कमांड बना लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सिलेक्शन आपका कोई छीन नहीं सकता, कोई नहीं छीन सकता।
फिर अगर ऊपर वाला ही चाहे कि इस बच्चे का सिलेक्शन ना हो तो जो है वो नहीं होगा, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो ऊपर वाला ऐसा क्यों चाहेगा। ठीक है, जीएस पढ़ो, जीएस भी पढ़ो, मैं नहीं कहूंगा ऐसा कि जीएस ना पढ़ो, लेकिन जीएस में साथियों तकरीबन 12 से 13 स्कोर अगर आप कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है, 12 से 13 प्रश्न। चलिए खैर, अब अगला सवाल देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो यहां पर अगर बात करें शोकाकुल कैसे लिखा है, ये तो शौकाकुल लिखा हुआ है, ये शौकुल लिखा हुआ है। शोकाकुल साथियों ऑप्शन नंबर सी में जैसे लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है। और जिन्होंने भी सी का चयन किया था मैं कहूंगा बिल्कुल सही चयन किया था। उसके बाद देखिए साथियों, दिए गए वाक्य का वह भाग याद कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यानी कि आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। अब दिक्कत आपको दिख गई होगी साथियों कि आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, क्या आना चाहिए साथियों, हो रहा है आना चाहिए, हो रही है नहीं आना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, मोहन ने रुपयों का प्रबंध अयन की पत्नी की गहने बेच कर किए। तो अयन की पत्नी के गहने क्या होना चाहिए, के गहने बेच कर किए ये होना चाहिए। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है, दिक्कत साथियों ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो सी अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर अगर साथियों हम लोग बात कर लेते हैं 21 नंबर से सवाल की जीएस के। आपने साथियों पूरे के पूरे हिंदी के 20 क्वेश्चन देखे और बताइएगा कितना स्कोर आपका रहा। अब जीएस के साथियों 20 टॉप लेवल के मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं, इसमें भी आप देखिएगा स्कोर आपका कितना रहा। और उसके बाद मैथ देखेंगे और साथियों रीजनिंग देखेंगे। चलिए भाई, तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था। तो साथियों झेलम नदी के किनारे पर लड़ा गया था। यह बात आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, यानी कि भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। तो साथियों क्या कहा जाता है, आगम सूत्र कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि महावीर स्वामी की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है तो आगम सूत्र कहा जाता है। अगले नंबर का सवाल है, करके प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे। तो साथियों कौन थे, कपिल वस्तु के शासक कौन थे, तो शाक्य थे। क्या प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु का शासक कौन था, तो साथियों शाक्य थे। उसके बाद देखिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी की अगर बात करें, 5वीं शताब्दी साथियों ईसा पूर्व में, हाँ 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ये 5 क्यों लिखा है, मैं ये कहां पर कंफ्यूजन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है। तो ये साथियों किस धर्म का एक ग्रंथ है, मैं कहूंगा ये तो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। किसका साथियों, ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था। तो साथियों नालंदा में एक तरीके से कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म था, तो मैं कह सकता हूं कि नालंदा बौद्ध धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान सा। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल है, करके संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, क्या संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। यह सवाल सैकड़ों बार आपसे पूछा जा चुका है और इस बार भी आपसे पूछा जाएगा। तो 44वां संविधान संशोधन की जब हम बात करते हैं तो इसके जरिए से संपत्ति के अधिकार को साथियों मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में नीति निदेशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी। यानी कि ये कहां से लिए गए हैं जो नीति निदेशक सिद्धांत है, मैं कहूंगा ये जर्मनी से लिए, जर्मनी से नहीं भाई साहब, ये आयरलैंड के देश के संविधान से लिए गए। कहां से लिए गए हैं साथियों, आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, क्या कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद के द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है, बताइए। तो अगर भारत के राष्ट्रपति को हटाना हो तो संसद में महाअभियोग प्रस्ताव को साथियों इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए लोकसभा में, क्या लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर इसे इस्तीफा देना पड़ता है। तो साथियों किसको इस्तीफा देना पड़ता है, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। बिल्कुल साथियों, लोकसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कि कौन सा भारतीय पर्वत विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है
और इसका एक समतल शिखर क्षेत्र तथा दो चोटियां होती है। तो मैं कहूंगा किसकी बात चल रही है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, नंदा देवी की नहीं, सालतोरो कांगड़ी की साथियों नहीं, या ममोस्तोंग कांगड़ी की साथियों नहीं, मैं कहूंगा कामेट पर्वत यहां पर होना चाहिए। हो सकता हो साथियों क्या टाइपिस्ट जो है वो टाइप करना भूल गया हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूं कि कौन सा पर्वत, कौन सा भारतीय पर्वत, तो कामेट पर्वत। ये विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है और इसका एक समतल शिखर क्षेत्र और इसकी दो चोटियां, किसकी, कामेट पर्वत की, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो इनका नाम साथियों क्या है, अरुणिमा सिन्हा इनका नाम है। क्या नाम है इनका? नाम अरुणिमा सिन्हा है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। साथियों मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि हमारी एप्लीकेशन भी है जब आप प्ले स्टोर पर जाओगे या डिस्क्रिप्शन में ही साथियों एप्लीकेशन का लिंक आपको साथियों वहां पर मिल जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत अच्छा कंटेंट आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए चलिए भाई अगला सवाल देख, इसका हाँ ये हो चुका है, ये देख लीजिए, माउंट जोपुनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो माउंट जोपुनो की अगर बात करते हैं तो ये सिक्किम में स्थित है। कहां पर साथियों? ये सिक्किम में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि लिपू लेक दर्रा, क्या लिपू लेक दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है बताइए? तो जो लिपू लेक दर्रा है ना साथियों, ये तो उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर? उत्तराखंड में स्थित है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। पूरे 40 नंबर तक हम लोग सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग आपके, और एक तरीके से मैथ उसके बाद होगी। कह रहे कि मार्शल आर्ट डिम्बे ये किस महाद्वीप से संबंधित हैं? तो जो एक तरीके से बात करते हैं साथियों, ये अफ्रीका से संबंधित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है बताइए? तो विद्युत विभव का नहीं, विद्युत चालकता का बिल्कुल सही। यानी कि साथियों जो विद्युत चालकता है ना, विद्युत चालकता भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से तो साथियों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जाना जाता है, यानी कि सीपीयू को जाना जाता है। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि कौन सी मिश्र धातु में लेड होता है और साथियों टिन होता है? तो लेड और टिन की हम आप बात करते हैं तो ये सोल्डर में होता है। क्या साथियों? ये सोल्डर में होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना। अब उसके बाद देखिए बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो साथियों ऋण देने के लिए। क्या बैंकों में जो जमा राशि है ना, ठीक, उसको ऋण के रूप में, एक तरीके से लोन के रूप में दे दिया जाता है लोगों को। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, गराड़ी जो है ना, ये कहाँ का लोक नृत्य है साथियों बताइए? तो गराड़ी की अगर बात करें, ये पुदुचेरी में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? ये पुदुचेरी में किया जाता है गराड़ी लोक नृत्य। अगला सवाल है, कह के तेरताली की लोक नृत्य ये कहां का है? तो तेरताली कहां पर किया जाता है साथियों? मध्य प्रदेश में किया जाता है। क्या तेरताली कहां का लोक नृत्य है साथियों? मध्य प्रदेश का है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब साथियों यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, अब आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो अब आपको बहुत ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखना होगा, क्योंकि यहां से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप अपने रियल एग्जाम में देखेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो कह रहे कि किसी निश्चित कोड भाषा में PERHAPS को क्या लिखा जाता है? SPAHREP लिखा जाता है। तो आपको बताने के CHEWING को क्या लिखा जाएगा, ये आपको साथियों बताने। सबसे पहले आपको लॉजिक ढूंढना है। जब मैंने इन लेटर्स पर नजर मारी और फिर मैंने इन लेटर्स पर नजर मारी, तो मेरे दिमाग ने कहा कि जो लेटर्स यहां पर हैं वही लेटर्स लगभग लगभग यहां पर हैं, बस क्रम चेंज हुआ है। क्या? बस क्रम चेंज हुआ है। देखिए ये P है तो ये सबसे अंत में हो गया, ये S है तो ये सबसे शुरू में हो गया। फिर आपका क्या आ जाएगा? देखिए P आ गया, फिर आपका E यहां पर आ गया, फिर आपका R यहां पर आ गया, फिर आपका H यहां पर आ गया। ये क्रम चल रहा है। यानी कि अगर बात करें कितने लेटर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। C यहां पर आ जाएगा, H यहां पर आ जाएगी ये वाला, फिर ये E यहां पर आ जाएगा, फिर W यहां पर आ जाएगा, I यहां पर आ जाएगा, N यहां पर आ जाएगा, G यहां पर आ जाएगा। बस आपको एक काम करना है कि आपको देखना है कि ऐसा लिखा कहां पर है। तो मैं कहूंगा GNIWEHC ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर मेरे आंसर से पहले आ गया था, तो बहुत बढ़िया भाई। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कथन और निष्कर्ष वाले सवाल, ये समझ लीजिए 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। कहने के कोई भी स्पीकर फोन नहीं है। तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गया? ये स्पीकर हो गया। क्या? ये स्पीकर हो गया। कह रहे कि कोई भी स्पीकर जो है ना,
कोई भी साथियों स्पीकर फोन नहीं है, ठीक है, तो कोई भी स्पीकर फोन नहीं है, ये हमने बना लिया। उसके बाद करेंगे सभी तार फोन है, तो सभी तार फोन है, यानी कि फोन के अंतर्गत साथियों तार आएगा, ठीक है। अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन कौन से निष्कर्ष सही है, कौन कौन से निष्कर्ष गलत हैं। कहने के फोन, कुछ फोन तार हैं, देखिए कुछ फोन तार हैं, बिल्कुल साथियों इतने फोन जो है ना वो तार हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। कोई भी तार स्पीकर नहीं है, कोई भी तार स्पीकर नहीं है। देखिए जब कोई स्पीकर फोन नहीं है तो जाहिर सी बात है कोई फोन स्पीकर नहीं होगा, और फोन के अंदर तार आ रहा है तो जाहिर सी बात है कोई तार स्पीकर नहीं होगा, और यहां पर यही तो बात की गई, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी फोन स्पीकर नहीं है, कोई भी फोन स्पीकर नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो मैं कहूंगा यहां पर तो सभी के सभी निष्कर्ष बिल्कुल सही होगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, एक नंबर सीरीज वाला सवाल है। कह रहे कि 4 है, 16 है, उसके बाद 64 है, उसके बाद 256 है, और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि उसके बाद अगला नंबर यहां पर क्या आएगा। साथियों इस टाइप का जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये समझ लीजिए 100% आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। इसमें कोई दो राहे नहीं है कि ये सवाल पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे, नहीं साथियों, ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट हर बार आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए तो 4, 16, 64, 256, उसके बाद आपको बताने क्या हो। देखिए अभी जो मेरे पास मेरी जो नॉलेज है, मेरी नॉलेज ये कह रही है कि 4 की गुणा अगर 4 से कर दे तो 16 बन जाए, 64 की गुणा अगर 4 से कर दे तो 64, 16 की गुणा 4 से कर दे 64 बन जाए। और मेरे हिसाब से 64 की गुणा 4 से अगर करते हैं तो 256 बनता है। देखिए जरा, 4 चौक 16, 16 आ गया, 6 चौक 24 और 1 25, बिल्कुल। यानी कि अब हमें साथियों 256 की गुणा भी 4 से कराना होगी। क्या 256 की गुणा भी 4 से कराना होगी, तो 6 चौक आपका 24 हो जाएगा, 6 पंजे 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 2 22 आपका हो गया, 4 दूना 8 और 10। यानी कि यहां पर मेरे हिसाब से जो आना चाहिए वो 1024 आना चाहिए। अब आपको देखना है कि अगर 1024 ऑप्शन में है तो मैं बिल्कुल सही हूं और आप भी सही हैं, बिल्कुल 1024 ऑप्शन नंबर डी वाले में है, तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला एक कॉन्सेप्ट देखिए बहुत शानदार है। कहेंगे 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है यानी कि संगत है, और एक असंगत है यानी कि एक अलग है। एक जो होगा, मतलब कहने का मतलब है 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जिसमें सेम लॉजिक लगा होगा, और एक अलग लॉजिक वाला ऑप्शन होगा। उसी ऑप्शन को आपको छाट कर बताना है। देखिए आप कैसे चयन करेंगे, आप इनको ऐसे नहीं समझ पाएंगे, आप इनकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। इसके टी जो होता है ना, ये 20 पर होता है, वाई आपका 25 पर होता है, डी 4 पर होता है। उसी प्रकार आर जो होता है 18 पर होता है, वी 22 पर होता है, बी 2 पर होता है, एन की बात करें 14 पर होता है, एस 19 पर होता है, और एक्स आपका 24 पर होता है, और उसी प्रकार जी 7 पर होता है, एल 12 पर होता है, क्यू 17 पर होता है। यहां पर देखिए 5 बढ़ाया गया है, और यहां पर अगर बात करें, देखिए यहां पर कितना बढ़ाया गया है, 4 बढ़ाया गया है। यहां पर अगर बात करें कितना, 5 बढ़ाया गया है, यहां पर भी 5 बढ़ाया गया। तो इसमें मतलब इसमें 5 बढ़ाया गया, लेकिन यहां पर 4 बढ़ाया गया। तो मैं कहूंगा सबसे अलग कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए 12 से 17 हुआ है, मैं कहूंगा 5 बड़ा है, 19 से 24 हुआ है, 5 बड़ा है। अब 22 से ये 2 कैसे हो गया, देखिए ये 22 आता है वी पर, ठीक है ना, 22 आता है वी पर, उसके बाद क्या आ जाएगा 23, 24, उसके बाद 25, उसके बाद 26, 26 पर जेड आ जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा, और उसके बाद साथ यहाँ पर बी आ जाएगा। तो ऐसे करके ए कितना बड़ा है, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां पर 6 बढ़ रहा है, इसलिए तो साथियों सबसे अलग लॉजिक हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर भी कितना बड़ा है, 5 बड़ा है, 25 के बाद 26, 26 के बाद 1 यानी कि ए। खैर अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। 6 अलग अलग पंक्तियों में एक के बाद एक के क्रम में बैठे हुए हैं। ठीक है, 6 लोग हैं, एक पंक्ति है, कह रहे कि पंकज अल्पेश से ठीक आगे वाली पंक्ति में बैठा है। देखिए अब यहां पर अगर बात करें, ये सवाल की अगर बात करें 6 लोग की यहां पर बात की गई, तो 6 लोग की जगह हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 और 1 साथियों 6। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि पंकज अल्पेश से ठीक आगे वाली पंक्ति में बैठा है। तो पंकज से ठीक है, पंकज जो है ना अल्पेश से, मान लीजिए अल्पेश की अगर बात करें तो अल्पेश हम यहां पर बनाते हैं, आप कहीं पर भी अल्पेश बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अल्पेश से आगे वाली पंक्ति में बैठा है, मान लीजिए आगे हम जो बढ़ रहे हैं ना वो इस तरह इस क्रम में बढ़ रहे हैं, तो पंकज कहां पर बैठेगा, पंकज यहां पर बैठ जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि पंकज अल्पेश से ठीक आगे वाली पंक्ति में बैठा है। उसके बाद कहने के दिनेश अंतिम पंक्ति में बैठा है। ठीक है, दिनेश अंतिम पंक्ति में बैठा है, कह रहे कि अल्पेश वाली पंक्ति से पहले 4 पंक्तियां हैं, यानी कि अल्पेश से आगे 4 पंक्तियां हैं, कहने का मतलब है 4 लोग बैठे, तो 1 2 3, यहां पर तो 3 बैठ रहे हैं। तो एक काम ये करो, इधर एक आप बढ़ा लो और इधर एक आप कट कर दो, कुछ नहीं, ये कट कर दिया।
तो 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए। और कहा गया था कि अल्पेश से आगे वाली पंक्ति में पंकज बैठा है, ठीक है। कहने के अल्पेश के आगे 4 पंक्तियां हैं, तो 1 2 3 4 सब क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर कहा गया है अल्पेश वाली तो हो चुका है, कह रहे श्री कुमार नीरज के ठीक बाद वाली पंक्ति में बैठा है। तो श्री कुमार की अगर बात करें साथियों, अब श्री कुमार कहां पर बैठा ले? श्री कुमार कहने का मतलब साथियों ये है कि श्री कुमार जो है ना, क्या कहा कि श्री कुमार नीरज के ठीक बाद वाली पंक्ति में बैठा है। तो साथियों नीरज कहीं यहां पर होगा और उसके बाद श्री कुमार होंगे, क्योंकि यहां पर कहा गया है कि पहले अगर कहा जाएगा तो इधर बढ़ेगा और बाद कहा जाएगा तो साथियों इस तरफ, जिसके पंकज के बाद अल्पेश है, ऐसे करके फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। तो अगर साथियों क्या नीरज को मान लीजिए हम यहां पर बैठा दें, तो जाहिर सी बात है श्री कुमार यहां पर बैठेंगे। कह रहे कि मनिंदर पहली पंक्ति में नहीं बैठा है, तो पहली पंक्ति में नहीं बैठा है मनिंदर, यानी कि मनिंदर यहां पर नहीं बैठेगा, मनिंदर साथियों यहां पर आ जाएगा, मनिंदर यहां पर। और एक बात यहां पर कही गई थी कि दिनेश अंतिम पंक्ति में बैठा है, तो दिनेश साथियों यहां पर बैठ जाएगा। तो कौन कौन 6 लोग थे, 6 को बैठा दिया। कह रहे कि मनिंदर के ठीक बाएं बाद वाली पंक्ति में कौन बैठा हुआ है? तो मनिंदर के ठीक बाद वाली पंक्ति में कौन बैठा हुआ है? पंकज बैठा हुआ है। पंकज बैठा हुआ है, तो पंकज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये कहता कि मनिंदर के ठीक है, मनिंदर की अगर देखिए बाद ये हो गया, लेकिन अगर कहा जाता मनिंदर के आगे कौन बैठा है, तो श्री कुमार आप बताते। चलिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कहने के साथियों एक नंबर सीरीज वाला सवाल है, 13 है, 29 है, और उसके बाद 62 है, और उसके बाद 129 है, और फिर उसके बाद 264 है। आपको बताने के अगला नंबर यहां पर क्या होगा। तो देखिए 13 से ये 29 बना है, तो कैसे 13 से 29 बना है? मैं कहूंगा 13 की गुणा अगर 2 से कर देते हैं, 13 दूना 26, और 3 जोड़ देते हैं तो 29 बन जाएगा, ठीक है। 29 की गुणा अगर साथियों 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। 58 में अगर 4 जोड़ देते हैं तो ये 62 आ जाएगा, ठीक है। अब 62 की गुणा किससे करें साथियों? 6 दूना 12, हाँ 2 से अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा, और 124 में हमें 5 जोड़ना पड़ेगा 129 बनाने के लिए। तो कुल मिला के मेरा हिसाब से इसकी भी गुणा 2 से करेंगे, और फिर मेरे हिसाब से साथियों देखिए 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, तो जाहिर सी बात है 6 जोड़ेंगे। उसी प्रकार इसकी भी गुणा 2 से करेंगे और इसमें हम 7 जोड़ देंगे। तो 264 की गुणा पहले तो आप 2 से करिए, तो 8 आ गया, 12 आ गया, 5 आ गया, और फिर इसमें आप 7 जोड़ दीजिए, तो कितना आ गया साथियों? मैं कहूंगा 535 आ गया। क्या 535 कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जिनका आंसर मेरे आंसर से पहले आया था, मैं कहूंगा उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और बता दीजिए कि आंसर आपका क्या होगा। कह रहे कि एक निश्चित कूट भाषा में ULTRA को क्या लिखा जाता है? 422440362 लिखा जाता है। तो आपको बताने कि FUMING को क्या लिखा जाएगा, बताइए। अब यहां पर आपको लॉजिक ये पता करना है कि आखिर U से 4 कैसे लिखा गया। अच्छा ऐसा तो नहीं 1 2 3 4 5, ये 5 लेटर हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ऐसा तो नहीं साथियों। U जैसे कि 21 पर आता है, ठीक है, L 12 पर आता है, T 20 पर आता है, और R 18 पर आता है, A 1 पर आता है। अब देखिए ये 21 से डबल हो गया है एकदम 42, ठीक है, 12 से डबल हो गया है 24, और 20 से डबल हो गया है 40, और 18 से डबल हो गया है 736, और 1 से डबल हो गया है 2। तो यही लॉजिक कुछ यहां पर लगेगा, बिल्कुल। इफ कितने पर आता है साथियों? 6 पर आता है, तो डबल हो जाएगा, यानी कि 12 आ जाएगा। यू 21 पर आता है, 21 का डबल क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, 12 हो गया, 42 हो गया। M 13 पर आता है, 13 दूना 26 हो गया। I 9 पर आता है, 18 हो गया। N 14 पर आता है, 28 आ गया, यहां पर 14 आ जाएगा। तो कुल मिला के ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? 12, 42, 26, 18, 28, 14, ऐसा सातों ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहां पर कहा गया है साथियों आपसे कि जैसे यहां पर 9 से 50 बनाया गया है, 9 से 50 बनाया गया है, ठीक है, उसी प्रकार यहां पर जो बनाया गया वो 11 से बनाया गया है, 82 बनाया गया है, ठीक है। तो आपको यह बताना है कि 14 से साथियों यहां पर क्या नंबर बनाया जा सकता है, बताइए। अब देखिए यहां पर आप सोचोगे 9 से 50 कैसे बनाया गया है, 11 से 82 कैसे बनाया गया है। अगर हम बात करें साथियों 9 से हम, ठीक है, वैसे तो नॉर्मली अगर बात करें 9 पंजे 45, 5 जोड़ देंगे, 11 पंजे 55, 5 नहीं जोड़ रहा है, ठीक है।
अब दूसरी अगर ट्रिक की बात करें, इसमें से अगर मान लीजिए हम 2 घटा दें, 9 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो 7 आता है। 7 का स्क्वायर होता है 49, हम इसमें 1 जोड़ देते हैं तो सातों ये हमें 50 मिल जाएगा। उसी प्रकार से इसमें अगर हम 2 घटाते, क्योंकि हमें लग रहा है ना 2 घटाने पर ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 के स्क्वायर के आसपास का। उसी प्रकार यहां पर भी 9 में से 2 घटाने पर ये 7 के स्क्वायर के आसपास हो जाएगा। तो 2 घटाया 9 आया, 9 का स्क्वायर किया 81 आया, 81 में 1 जोड़ दिया तो 782 आ गया। उसी प्रकार यहां पर करेंगे, 2 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस 1 कर देंगे तो साथियों कितना आ जाएगा, 145 आ जाएगा। क्या 145 ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले में है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, अंग्रेजी शब्दकोश के वर्णानुक्रम को दर्शाया गया है। इस टाइप का एक सवाल आपसे जरूर पूछा जा चुका है। देखिए जो आपके पेपर हो चुके हैं ना साथियों, अभी जितने 5 सालों में 4 सालों में जितनी बार भी साथियों पेपर हुए हैं, और ठीक है मैं कहता हूं साथियों तकरीबन तकरीबन मैंने सभी शिफ्ट का तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग आधी शिफ्ट का सभी का एनालिसिस कर लिया। जैसे कि मान लीजिए पिछले 5 सालों में जितनी शिफ्ट हुई है तो आधी शिफ्ट का तकरीबन तकरीबन मैंने एनालिसिस कर लिया है। ठीक है, हिंदी का कर लिया है, ठीक है, मैंने रीजनिंग का कर लिया है, मैंने मैथ का कर लिया है, थोड़ा बहुत मैंने जीएस का भी किया है। ठीक है, तो साथियों उसी के आधार पर ये आपका पूरा एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर बनाया जाता है, क्योंकि साथियों थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी रिलेट करता है आपका आने वाला पेपर, कैसे उसमें सवाल आएंगे, किस टाइप का साथियों लेवल होगा, ये बहुत एक तरीके से रिलेट करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ठीक है ना, चलिए तो अब यहां पर साथियों हम लोग देख लेते हैं इस सवाल को, क्योंकि मैंने देखा है हर एक शिफ्ट में इस टाइप का सवाल है। 90% साथियों देखा गया है कि इस टाइप का सवाल हर एक शिफ्ट में है। चलिए खैर अगला सवाल देखिए, अंग्रेजी शब्दकोश के वर्ण, मतलब इसको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार आपको यहां पर साथियों लिखना है। चलिए लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए HI लिखा हुआ है, HO लिखा हुआ, तो मैं कहूंगा पहले क्या आएगा, पहले ये आएगा, ये नहीं आएगा। HI लिखा हुआ, HI लिखा हुआ, HI लिखा हुआ, HIT पहले आएगा या HIR पहले आएगा, तो HIR पहले आएगा। HIP पहले आएगा या HIR पहले आएगा, मैं कहूंगा ये वाला पहले आएगा, 4 पहले आ जाएगा। उसके बाद साथियों क्या आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद फिर ये 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा। तो 43 12 कहां पर लिखा हुआ है, 43 12 21 लिखा हुआ है, नहीं यहाँ भी नहीं है, यहां पर हो जाएगा, यानी कि ये 2 को हटा दीजिए, पता नहीं कैसे टाइप हो गया। तो 43 12 आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये देखिए साथियों यहां पर अगर बात करें, वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिनके बीच के संबंध को निम्न वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। यानी कि महिलाएं, ड्राइवर, आर्किटेक्ट, ऐसा बनेगा। देखिए इसमें एक ऐसा ऑप्शन होगा जो बिल्कुल अलग होगा, यानी कि इस वाले ग्रुप का इससे कोई संबंध नहीं, इस वाले ग्रुप का इससे कोई संबंध नहीं, और इस वाले ग्रुप का इससे कोई संबंध नहीं होगा। अब देखिए ड्राइवर तो महिलाएं भी हो सकती हैं, ठीक है ना, तो ये नहीं हो सकता। डॉक्टर, करदाता, नर्स। अब अगर बात करते हैं साथियों, हो सकता है साथियों कुछ डॉक्टर जो है ना वो करदाता हो, तो ये भी नहीं होगा। प्रिंटर, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन टीवी नहीं हो सकती और टीवी प्रिंटर नहीं हो सकते। तो इसका जब आप वेन आरेख बनाओगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा जैसे यहां पर बना हुआ है। तो जिनका आंसर सी था, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट था। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा, और बहुत अच्छे से इस सवाल को देखना है आपको। क्या कहा जा रहा है साथियों, कहा जा रहा है साथियों आपसे कि मालती विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है। बहुत अच्छे से देखिएगा क्या कहा जा रहा है, मालती की यहां पर साथियों बात की जा रही है। तो मान लीजिए मालती यहां पर मैंने बना दी, यानी कि मालती जो है ना ये विवेक की पत्नी, अच्छा विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है। मान लीजिए विवेक आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। विवेक की पत्नी कौन होगी, विवेक की पत्नी ये हो गई। विवेक की पत्नी के ससुर कौन होंगे, जाहिर सी बात है साथियों विवेक के पिताजी होंगे। तो विवेक के पिता की बेटी है ये मालती, कहने का मतलब ये है ये पिताजी हैं, पिताजी का बेटा है विवेक, और इनकी बेटी है मालती, यानी कि ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए, और ये कौन हो गई, ये विवेक की पत्नी हो गई। इस एक लाइन का ये मतलब हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कहा गया कि अर्पित नीतू का पोता है जो दयाल की पत्नी है। अच्छा जो दयाल की पत्नी है, ठीक है, अर्पित नीतू का पोता है। अर्पित अभी इसको छोड़ दो, क्योंकि अभी हमें कहीं पर रिलेशन नहीं मिल पा रहा है। कह रहे कि विवेक दयाल का इकलौता बेटा, अच्छा ये यानी कि दयाल ये हो गए, यानी कि विवेक के पिताजी हमें मिल गए, कौन है, दयाल है। अब यहां से हो सकता है अर्पित नीतू का पोता है, अर्पित जो है ना वो नीतू का पोता है जो दयाल की पत्नी है। अच्छा दयाल की पत्नी भी है, दयाल की पत्नी कौन है, नीतू है। दयाल की पत्नी हम यहां पर बना लेते हैं, दयाल की पत्नी कौन हो गई, दयाल की पत्नी नीतू हो गई। फिर से पढ़े क्या कहा गया, अर्पित नीतू का पोता, यानी कि नीतू का एक तरीके से साथियों क्या है, पोता है।
तो मैं कहूंगा साथियों इन दोनों का बेटा कौन होगा, अर्पित होगा। इन दोनों का बेटा कौन होगा, अर्पित होगा। यही तो कहा गया है कि अर्पित नीतू का पोता है, नीतू का पोता हो गया। जो दयाल की पत्नी है, जो दयाल की पत्नी नीतू, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहने विवेक दयाल का इकलौता बेटा, यानी कि जो विवेक है ना ये दयाल का इकलौता बेटा है। सुष्मिता मालती की बहन है, यानी कि सुष्मिता जो है ना साथियों मालती की बहन है, तो मालती की एक बहन भी है सुष्मिता जिनका नाम है क्या, सुष्मिता जिनका नाम है। उसके बाद कहा जा रहा है कि सुष्मिता मालती की बहन हो गया। विवेक की पत्नी का अर्पित से क्या सा, अरे भाई विवेक की पत्नी, मान लीजिए विवेक की पत्नी होगी, अर्पित को क्या कहेंगे, अर्पित को अपना बेटा ही तो कहेंगी, ठीक है, अर्पित को अपना बेटा कहेंगी। लेकिन यहां पर यह पूछा जा रहा है कि अर्पित क्या कहेगा विवेक की पत्नी को, अर्पित क्या कहेगा विवेक की पत्नी को, विवेक को कहेगा पिताजी और विवेक की पत्नी को कहेगा माताजी। तो माताजी कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ऐसे साथियों होगा ये सवाल। और मैं कहूंगा आपके एसएससी जीडी में अगर पूछा जाता है तो इससे कठिन सवाल नहीं पूछा जा सकता, पूछा जाएगा तो इससे आसान, वरना इसी लेवल का पूछा जाएगा, इससे कठिन मेरे हिसाब से नहीं पूछा आपसे जाएगा। चलिए, और अगर पूछा भी जाता है तो मैं आपको उस तरीके से और भी क्वेश्चंस करा दूंगा जिससे आप हर टाइप के सवाल को इस टाइप के कर पाओ। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि जिस तरह से अटलांटिक का संबंध महासागर से हो उसी तरह पनामा का संबंध किससे होगा, बताइए। परिवहन से, नहर से, भाषा से, या साथियों महाद्वीप से। देखिए अगर बात करते हैं तो अटलांटिक क्या है, अटलांटिक एक महासागर, क्या है अटलांटिक महासागर, आपने सुना होगा। और उसी प्रकार आपने सुना होगा पनामा नहर का नाम, किसका नाम, पनामा नहर का नाम। तो जैसे अटलांटिक एक महासागर है उसी प्रकार पनामा क्या है, पनामा एक नहर है। परिवहन थोड़ी ना है, भाषा भी नहीं, महाद्वीप भी नहीं है। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर। अब इस सवाल को देखिए और इस सवाल का साथियों आप लोग जवाब बताने की कोशिश करिए और मुझसे पहले साथियों इसका आंसर आपको बताने। देखिए क्या क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 7 व्यक्ति हैं PQRSTU और एक सीधी क्षैतिज पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं साथियों, 7 लोग हैं। तो 7 लोगों की हम 7 लोग यहाँ पर बना लेते हैं। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और एक साथियों 7, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले साथियों लिखा हुआ है कि इनका, इन सभी का मुख की अगर बात करें ना उत्तर की दिशा यानी कि इस तरफ साथियों इनका मुख है। अब पहली लाइन में लिखा होगा कि यू आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यू आर, आर मान लीजिए साथियों हम यहां पर बना देते, कहां पर, यहां पर। क्या कहा जा रहा है, आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है साथियों, यू बैठा है, यानी कि यू यहां पर बैठा होगा, यू यहां पर बैठा होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि क्यू वी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। और कह रहे हैं कि साथियों आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब पता हम इसको फॉलो करेंगे, अभी इसको स्किप कर दें, क्यों, क्योंकि यहां पर हमें आर मिल रहा है और आर यहां पर मिल रहा है, इसलिए आसानी हो जाएगी आगे बढ़ने में। कह रहे कि आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर टी बैठा है। तो आर यहां पर, आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, यानी कि 1 2 3, यानी कि हमें यहां पर एक बनाना चाहिए। एक हमने यहां पर बढ़ा लिया और एक हम यहां पर कट कर देंगे, ठीक है। तो आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर टी है, यानी कि साथियों टी यहां पर आ जाएगा। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, उसके बाद कह रहे हैं कि यहां पर कुछ मिल रहा है, देखिए जरा क्यू और वी अभी नहीं मिला हमको। इसको देखिए, कह रहे हैं कि एस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। कह रहे हैं कि यदि टी किसी कोने पर बैठा है। अब देखिए टी की बात करें ना तो कह रहे हैं कि टी किसी कोने पर बैठा है, बिल्कुल, यानी कि अंतिम कोना आपका ये है। ये बात भी क्लियर हो गई। अब एक बार सवाल को दोबारा पढ़िए। आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है यू, बैठा दिया। वी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है क्यू, वी के, ठीक है, वी के बाईं ओर। तो मान लीजिए अगर साथियों हम वी को कहां पर बैठा दें, वी को एक काम करें यहां पर बैठा दें अगर हम, ठीक है, तो दूसरे स्थान पर यहां पर बैठेगा क्यू। एक काम करिए वी को यहां पर बैठा देते हैं, ये तो कुछ नहीं है। वी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर क्यू है, यानी कि साथियों क्यू यहां पर बैठा देते हैं। और कहने कि आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर टी है, आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर टी बैठा चुके हैं। पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर एस है, तो पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर क्या, पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर ऐसा, यानी कि अगर हम पी को यहां पर बैठाते तो 1 2 3 यहां पर साथियों हमें इसको बैठाना होगा। तो 7 लोग थे, सातों को बैठा दिया है। TUPRQSV सबको बैठा दिया। पूछा क्या जा रहा है कि तो दूसरे कोने पर कौन बैठा है, ये आपको यहां पर बताना है। तो दूसरे कोने पर देखिए पहला कोना ये हो गया, दूसरा कोना आपका ये होगा, यानी कि वी आपका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। और वी कौन से ऑप्शन में है, वी ऑप्शन नंबर डी वाले में है, ठीक है। अब टी नहीं है, वरना कंफ्यूजन कुछ बच्चों को हो जाता, ठीक है। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, आंसर जिनका भी डी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, करके दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस किस प्रकार का
इस प्रकार निर्मित घन में संख्या 3 वाले फलक के विपरीत पर कौन होगा ये आपको बताने। देखिए अगर मैं आपको सबका बता देता हूं, सबसे पहले ये जो लिखा है ना, ये 1 लिखा है, ये 3 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 5, ये क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ ये फिर ये क्या, अच्छा ये 6 लिखा होगा, 6 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका 6 लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है और ये आपका 4 लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता कि 1 का विपरीत क्या होता, पहले मैं आपको बता देता हूं 6 का विपरीत। तो 6 का विपरीत एक नंबर को छोड़कर 5, यानी कि 6 का विपरीत पूछते 5 बताते, या 5 का विपरीत पूछते 6 बताते। अब बचा 2, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 का विपरीत पूछते तो 3 बताते, या 3 का विपरीत पूछते 2 बताते। अब बचा 1 और 4, तो जाहिर सी बात है 1 का विपरीत पूछते 4 बताते, 4 का विपरीत पूछते 1 बताते। तो पूछा गया है 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत साथियों 2 होगा। 2 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, आपके स्क्रीन पर इस सवाल को देखिए और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है। देखिए कहने कि 28, अच्छा इसको पढ़ लीजिए, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। हम ए को सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि 14 की जगह पर 28 और 28 की जगह पर हम 14 रखने की कोशिश करते हैं। तो 28 है तो साथियों 14 आ जाएगा, गुणा 3 आ जाएगा, और प्लस 14 है तो यहां पर 28 आ जाएगा, माइनस 45 हो गया, भाग साथियों 9 हो गया, बराबर 65 आना चाहिए। अगर बराबर कैलकुलेट करके 65 आ जाता है तो ए आंसर हो जाएगा, वरना हम साथियों दूसरे को चेक करेंगे। 14 तिया कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, प्लस आपका 28 हो जाएगा। 9 की अगर 45 की भाग 9 से करेंगे तो 9 पंजे 45, यहां पर 5 आ गया, ठीक है ना। तो 42 प्लस 28 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा साथियों, 23 बचेगा। तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा जोड़ने पर साथियों, ये आपका आ जाएगा 5 और ये आपका आ जाएगा 6, यानी कि 65 बराबर 65 हो चुका है। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर यहां पर 65 नहीं आता, कुछ और आता, तो फिर हम ऑप्शन नंबर बी वाले को चेक करते। चलिए भाई उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि ए डी आई जैसे बनाया गया है ई एस। तो आपको बताना है कि बी डी जी एच से क्या बनाए जा सकते हैं, यानी कि कौन से दो लेटर बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें साथियों ये आखिर बना कैसे है, देखिए ये तो आपका आ जाएगा साथियों 1 पर, ये 4 पर आ जाएगा, ये 9 पर आ जाएगा और ये आपका 10 पर आ जाएगा। और इसकी अगर बात करें ई 5 पर आ जाएगा और एस आपका 19 पर आ जाएगा। कैसे बना है, अच्छा ऐसे तो नहीं साथियों, देखिए ये शुरू के दो को जोड़ देते हैं, कि 1 प्लस 4 ये 5 हो गया और 9 प्लस 10 19 हो गया। तो ऐसे जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा तो साथियों बहुत आसान है, यानी कि 2 4 और साथियों 7 और 8, इन दोनों को जोड़ो जरा क्या आएगा। तो ये साथियों यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। 6 जो है ना वो एफ हो जाएगा और 15 ओ हो जाएगा। एफ ओ आंसर है, मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में। तो लॉजिक आप साथियों समझ गए कि इस सवाल को मैंने कैसे किया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए ये तो रिपीट हो गया। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और बता दीजिए फटाफट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताइए। कहेंगे TARGET को क्या लिखा जाता है, UBSF, क्या UBSH लिखा जाता है, ठीक है। और FU को फ्लो लिखा जाता है, FU को फ्लो लिखा जाता है, और GMPX लिखा जाता है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर क्या इसको ये लिख दिया गया, और फ्लो को क्या लिखा जाएगा, फ्लो को साथियों GMPX लिखा जाएगा। तो आपको बताना है MACROS को साथियों क्या लिखा जाएगा। चलिए भाई देखिए यहां पर एच है, एच एच होना चाहिए, एच नहीं यहां पर, तो एच मैंने यहां पर बना लिया, यानी कि UBSH और FU, ठीक है ना। चलिए तो साथियों हम लॉजिक की पहचान करें तो लॉजिक कैसे क्या हो सकता है। देखिए ये T होता है 20 पर, A 1 पर, R 18 पर, G 7 पर, E 5 पर, T 20 पर होता है। अब यहां पर अगर बात करें, ये देखिए ऐसा तो नहीं साथियों, देखिए T से एक बढ़ा दिया गया U आ गया, A से एक बढ़ा दिया गया B आ गया, R में एक बढ़ाओगे तो S आएगा, मतलब एक एक सब में बढ़ाए जा रहे हैं। इसमें भी वही चीज है, F में एक बढ़ाया G आ गया, L में एक बढ़ाया M आ गया, O के बाद P और W के बाद X। तो इसको तो बहुत आसान साथियों ये आपके लिए हो जाएगा। M के बाद N आ जाएगा, A के बाद B, C के बाद D, R के बाद S, O के बाद साथियों P और S के बाद T। तो मैं कहूंगा ऐसा ऑप्शन कहां पर लिखा हुआ है, NBDSPT। तो मैं कहूंगा ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, तो अब साथियों यहां पर आपके सामने अगर बात करें तो मैथ के क्वेश्चंस आपके शुरू हो चुके हैं, क्योंकि मैथ के आपके 20 सवाल आएंगे। तो टारगेट आपको 20/20 रखना है कि 20 में से 20 सवाल आप करेंगे सही। तो अगर आप टारगेट सिलेक्शन से पढ़ते हैं तो साथियों बिल्कुल पॉसिबल है हिंदी, रीजनिंग, मैथ में पूरा पूरा स्कोर लाना, ठीक है, यानी कि एक आधा नंबर भी आपका ना कटने पाए।
चलिए, तो मैथ के इस बेहतर कॉन्सेप्ट को देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। करके एक ईंट की माप, एक ईंट है, एक ईंट की माप 28 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात की गई है। यानी कि तो 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। चलिए, ठीक है ना, ये बात साथियों आपसे कही गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पर देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। देखिए, कितनी ईंटें बनाई जा सकी, तो ये 21 मीटर है। ठीक है, 21 मीटर है ना, तो इसको सेंटीमीटर में करो। मैं कह रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं, एक सेंटीमीटर की अगर बात करें, एक मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है, अगर बात करते हैं साथियों, एक मीटर बराबर कितने होता है साथियों, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 21 मीटर। तो 21 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलें तो 100 सेंटीमीटर, 100 से गुणा कर दी, ये अब सेंटीमीटर में हो गया। ठीक है ना, उसके बाद गुणा लगा दी। अब 12 मीटर है तो 12 गुणा 100 से कराएंगे, 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये तो 36 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी है, तो 36 सेंटीमीटर ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर इसकी भाग करा देंगे 28 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर से, यानी कि 28 गुणा 18 गुणा 6। यानी कि अगर ऐसा सवाल आता है तो साथियों ऐसे ही आपको इस सवाल को सॉल्व करना होगा। अब इसको साथियों क्या कर लीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसको हटा के 6 कम 6, 6 छंग आपका 36 हो गया। इसको हटा के 6 तियां 18 हो गया। इसको हटा के साथियों कितना हो गया, 3 चौक आपका 12 हो गया। ये डबल जीरो लग गया, ये भी हट गया। ठीक है, अब इसकी अगर बात करें साथियों, देखिए एक काम करिए, 2100 यहां पर लिख लीजिए, गुणा 400 लिख लीजिए और बटे 28 लिख लीजिए। देखिए, 7 तियां 21, 7 चौक 28, इससे कट करेंगे 100 आ जाएंगे, यानी कि 2 जीरो यहां पर लग जाएंगे, तो मैं कहूंगा 3000 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, 3000 सॉरी 30,000 यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 रुपए में बेची है और उसे 5% की हानि हुई। यानी कि जब एक व्यक्ति ने 3,80,000 रुपए की कोई कार बेची है तो उसको 5% की हानि हुई है। इसका कहने का मतलब यह है कि उसने अपनी कार 100% में नहीं बल्कि 95% में बेची है। तो 95% में बेची है तो उसने साथ 3,80,000 रुपए की बेची, करके 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। देखिए, आप 15% का लाभ प्राप्त करना, यानी कि उस कार को 115% में बेचा जाना चाहिए। यानी कि 95% की वैल्यू है 3,80,000, तो 115% की वैल्यू साथियों निकाल लीजिए। कैसे आप निकालोगे मैं आपको बता देता हूं। 95% नीचे आ गया, अब ये 1% की वैल्यू है, ये 1% की वैल्यू है। 115% की वैल्यू निकालना है तो 115% की गुणा इधर की, तो 115% की गुणा इधर कर देंगे। इसको कैलकुलेट कर लो साथियों, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 15% लाभ से जिस मूल्य पर बेची जानी वो मूल्य आपको साथियों मालूम पड़ जाएगा। चलिए, इसको अगर कट करें तो 5 दूना 10, 5 तिया 15 हो जाएगा। और इसको अगर कट करें 5 एकम 5, 5 नीम आपका 45 हो जाएगा। 19 से कम 19, 19 दूना 38 हो गया। यहाँ पर साथियों ये आपका 20,000 हो गया। अब 20,000 की गुणा साथियों किससे करना है, यहाँ पर 20,000 से करना है। तो जब करोगे तो कितना आएगा साथियों, 4,60,000 आ जाएगा। और 4,60,000 ऑप्शन नंबर सी वाले में है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रही कि एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी तय करती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से। ठीक है, कह रहे कि अगले 85 किलोमीटर की दूरी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल से तय करती है। तो पूछा जा रहा है कि पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि पूरी यात्रा का औसत चाल आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो कैसे करेंगे। देखिए, औसत चाल की यहां पर अगर बात करें तो औसत चाल कह लो या चाल कह लो, औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या, दूरी बटे क्या हो जाएगा साथियों, दूरी बटे समय हो जाएगा। यानी कि आपको यहां पर कुल दूरी लिखना है। कुल दूरी साथियों कितनी है, 272 ये है। और कहां की दूरी 85 ये है। तो साथियों 272, 272 प्लस 85 ये कुल दूरी हो गई। और कुल चाल की, कुल समय की अगर बात करें, अब समय पता कैसे निकालोगे, समय कैसे निकालोगे, दूरी बटे चाल समय होता है साथियों। समय बराबर कैसे, समय कैसे निकालोगे, अगर पहली वाली इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी कितनी है 272 और चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको साथियों आपको कट करना होगा। देखिए, 5 अट्ठे 40 हो गया और 5 पंजे 25 हो गया। और यहां पर क्या आ जाएगा साथियों, ये काम करो साथियों, 2 से कट कर लो, कट हो जाएगा 5 से भी। ठीक है, 2 से कट करते हैं, आगे यहाँ पर साथियों 20 आ जाएगा। और इसको अगर कट करते हैं, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है, 2 छंग 12 नहीं, 2 तिया 6 और 2 छंग आपका 12 हो जाएगा। इसको अगर कट करोगे साथियों 5 से कर कट करे नहीं, 2 ही से कट करो।
ठीक है 10 आ गया और 2 से अगर कट करें 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। अब पॉइंट यहाँ पर लगे तो 6.8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6.8 हो जाएगा। तो पहला समय आपको मालूम पड़ चुका है कितना है साथियों, 6.8 है, क्योंकि यहां पर हमें क्या निकला है, कुल समय लिखना है। तो पहला समय आपका कितना आ गया, 6.8 आ गया। अब दूसरा समय निकाल लीजिए। दूसरे की दूरी कितनी है, 85, 85 और साथियों चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साथियों इसको कैसे करोगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 0.0 हटाएंगे, पॉइंट बढ़ा देंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा साथियों, समय 1.7 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें दूरी तो हमने कुल दूरी लिख ली है, कुल समय इनको जोड़ दीजिए, 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15 पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पर 7 8 यानी कि 8.5 आ गया। तो इसको साथियों कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा साथियों, कितना आ जाएगा, एक तरीके से बात करें 5 2 आपका 7 आ गया, 7 8 15 हो गया, 15 का 5 और 1 आपका यानी कि 357 की भाग आप करा लो 8.5 से। ठीक है ना, तो बस इतना ही काम करना है। इस पॉइंट को हटाकर 0 बढ़ा लेंगे, 5 एकम 5 आ जाएगा, 5 सत्ते 35 आ जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5, 5 चौक आपका 20 आ गया। अब इसको अगर साथियों यहाँ पर कैलकुलेट करें तो 17 चौक कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 68 69 70 71 3 बचेगा, ये 34 हो गया साथियों। 17 दुना कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। यानी कि चाल आपकी कितनी आ रही है साथियों, चाल आपकी 42 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है, ये औसत चाल है। तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। कह रहे हैं कि मोहन और रमेश मिलकर एक काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। अब यहीं पर साथियों देख लीजिए, मोहन और रमेश की यहां पर बात की गई है, यानी कि मोहन जो है ना ये रमेश से 50% अधिक कुशल है। यानी कि अगर ये 100% कुशल है तो ये उससे 50% एक्स्ट्रा कुशल है, यानी कि 150% एक्स्ट्रा कुशल है। तो क्षमता की बात करें, ये क्षमता एक तरीके से निकल कर आई है। तो क्षमता की अगर साथियों यहां पर हम बात करें तो क्षमता का इसका अनुपात निकाल लो, 50 तिया और 50 दुना। ये आपका क्या आ गई, ये आपकी क्षमता आ गई मोहन और रमेश की। कहने के अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय। अब एक इसका मतलब पता है क्या, 3:2 का मतलब ये हुआ कि अगर M 3 काम कर रहा है एक दिन में तो R 2 कर रहा है। अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो साथियों एक दिन में 5 काम करेंगे। यहां पर कहा जा रहा था कि दोनों मिलकर काम करते हैं तो वो काम 15 दिन में पूरा हो जाता है। तो दोनों अगर 5 काम कर रहे हैं तो 15 दिन में कितना काम हो जाएगा, 75। और ये क्या है, यही तो पूरा काम है। तो टोटल काम साथियों 75 है। और कह रहे हैं कि मोहन द्वारा अकेले अगर उस काम को किया जाए, मोहन उस काम को एक दिन में 3 काम कर रहा है। टोटल काम 75 है, मोहन एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो ये कितने दिन में काम हो पाएगा, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, यानी कि 25 दिन का समय लगेगा अगर अगर अकेले मोहन उस काम को करेगा। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपए था, किंतु दुकानदार और 15% की दोहरी छूट देता है। क्या 15% की साथियों दोहरी छूट देता है, ठीक है। और उसने इस पर 25% वस्तु को कितने में बेचा। देखिए सवाल में थोड़ी सी दिक्कत मैं आपको बता देता हूँ। सवाल ऐसे होना चाहिए कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपए है, इसने इस पर पहले 15% की छूट दी और फिर 25% की छूट दी, तो ये फिर कितने रुपए की वस्तु हो जाएगी, ये बात आपसे कही जा रही। तो 400 रुपए की कोई वस्तु है, 15% की छूट दी गई, यानी कि इस वस्तु को साथियों कितने में बेचा गया, 85% में बेचा गया। फिर 25% की छूट दी, यानी कि इस वस्तु को 75% में बेचा गया। तो अब ये वस्तु कितने रुपए की बिकेगी, ये चीज आपको बताना। देखिए इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और इस 4 से साथियों आएगा तो नीचे 25 आ जाएगा। 25 एकम 25, 25 तिया 75 हो जाएगा। 85 तिया कितने हो जाते हैं, तो 85 तिया 5 तिया 15, 8 तिया 24 और साथियों 25 हो जाएगा, यानी कि 255 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों 255 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य अगर 400 है, इस पर 2% 2 बार छूट दी जाती है, एक बार 15 की एक बार 25 की, तो वो वस्तु 400 की जगह 255 रुपए की बिकेगी। उसके बाद देखिए दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनके घनों का योग 728 है तो इन दो संख्याओं का योग क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्या कहा गया है, मान लीजिए वो संख्याएं क्या है, एक 3x है और एक 4x है। तो इन दोनों संख्याओं का घन करिए जरा। तो साथियों पहली संख्या का अगर घन करते हैं तो 3x² हो जाएगा और दूसरी संख्या अगर 4x² हो जाएगा। इन दोनों का योग जो है ना वो कितना है, वो 728 है, ठीक है।
तो अब अगर बात करें 3x² का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9x² हो गया, और प्लस 4x² यानी कि 4 चौक 16x² हो गया बराबर 728 हो गया। तो इन दोनों को अगर आप साथियों प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा। अच्छा घन की बात की गई यहाँ पर, ये तो मैंने वर्ग किया है ना, ठीक है, तो घन की बात की गई यहाँ पर साथियों, घन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों यहाँ पर घन लिख देते हैं, ठीक है, घन लिख देते हैं। तो तीन का घन क्या हो जाएगा साथियों 27x³ प्लस 4 का क्या हो जाएगा 64x³ बराबर क्या हो जाएगा 728 हो जाएगा। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो साथियों कितना आ जाएगा, एक तरीके से 7 4 11, और साथियों ये आपका कितना आ जाएगा 9, यानी कि 91x³ बराबर 728 आ गया। तो अब अगले स्टेप में साथियों क्या होगा, x³ बराबर 728/91 आ जाएगा। ठीक है ना, ये बात क्लियर है। चलिए अब अगर इसको कट करते हैं सातों, क्या किससे कट करें, 13 सत्ते 91 हो जाएगा, और 13 पंजे 65, 13 छंग 78 ज्यादा हो गया, 13 पंजे 65 हो गया, और यहां पर सातों कितना जाएगा 7 जाएगा, 13 छंग 78 हो गया, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56 हो गया, यानी कि x³ बराबर क्या आ गया 8 आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा साथियों 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 का क्यूब होता है 8। तो x का मान यहां पर आपको निकल गया। कह रहे कि दोनों संख्याओं का योग क्या है, देखिए x का मान 2 है तो 3x क्या हो जाएगा, यानी कि साथियों 3 दूना 6, और ये क्या हो जाएगा 4 दूना 8। तो इन दोनों को जोड़ेंगे साथियों कितना आएगा, ठीक है 14 आ जाएगा। मैं कहूंगा 14 इन दोनों का क्या हो जाएगा, 14 आपका इन दोनों का योग हो जाएगा। तो 14 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या हो सकता है इस सवाल का जवाब देखिए। कह रहे हैं कि साथियों एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, उसके बाद 15% की कमी कर दी जाती है, तो उसके वेतन में जो शुद्ध परिवर्तन हुआ यानी कि कितना परिवर्तन हुआ ये आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। देखिए पहली बात तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, अगर किसी के वेतन में कितने भी प्रतिशत की वृद्धि की जाती है पहले, और फिर उतने ही प्रतिशत की कमी की जाती है, तो हमेशा साथियों उसको हानि होती है, कभी प्रॉफिट नहीं होगा। पहली बात आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि वृद्धि वाला आंसर नहीं हो सकता, कमी वाला आंसर हो सकता है। तो इसका एक सूत्र मैं आपको साथियों बता देता हूं, क्या एक वो सूत्र क्या है साथियों, x/100 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि अब x क्या है, x ये जो सेम नंबर आएंगे वो x होगा, यानी कि 15 गुणा 15, ठीक है 15 गुणा 15, और नीचे आपका 100 आ जाएगा। इसको अगर साथियों आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 तियां 15, और साथियों यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है 5 एकम 5, 5 का आपका 20 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा साथियों, मेरे हिसाब से ये 3/4 यहाँ पर 4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा कितना, अच्छा ये 3 आएगा ना, तो 3 तियां 9, 9/4 यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसको अगर आप और कट करोगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो गया, एक बचेगा ना, पॉइंट लगेगा 0, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ऐसे 2.2 करके आंसर आएगा 2.2, ठीक है, और एक बार कट कर ले, 2 बचेगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा दिया, 2 पंजे 20, यानी कि 2.25% की कमी आ जाएगी। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा साथियों ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात, यानी कि दो शंकु हैं, पहला शंकु की ऊंचाई अगर 2 है तो दूसरे शंकु की ऊंचाई 1 होगी, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो कहने के उन शंकुओं के आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए शंकु के आयतन क्या होता है साथियों, अगर मैं आपसे कहूं क्या शंकु का आयतन, क्या साथियों शंकु का आयतन की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो दो शंकु हैं, ठीक है, एक शंकु का आयतन ये पहला वाला हो गया, मान लीजिए ये शंकु का आयतन साथियों दूसरा वाला हो गया। तो क्या होता है साथियों, सूत्र मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ठीक है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। तो पहले वाले शंकु की अगर बात करें और गुणा पाई की अगर बात करें तो साथियों क्या हो जाएगा, पाई ये आ गया और आर स्क्वायर। अब देखिए पहले वाले की अगर बात करें, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात, ये ऊंचाई है और ये उनकी त्रिज्या है, पहले वाले की 1 है, पहले वाले की क्या है त्रिज्या क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर, और गुणा पहले वाले की ऊंचाई क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/3 पाई गुणा, अब दूसरे वाले शंकु की क्या त्रिज्या क्या है, तो 2 है तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है 1 है तो साथ तो 1 आ जाएगा, ठीक। अच्छा अब इसका स्क्वायर आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 1/3 से कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ पर एक ये है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2/4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 2/4 यहाँ पर आ गया। तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों का पता क्या हो जाएगा साथियों, 2:4 हो जाएगा। अच्छा ये कट भी तो जाएगा,
तो 1 आ गया, नीचे 2 आ गया, यानी कि 1:2 आंसर आ जाएगा। तो 1:2 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब ये सवाल को देखिए, और आज की इस वीडियो का साथियों अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या अंतिम सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है? कहने के मिश्र धातु ए का 40 किलोग्राम, ठीक है, मिश्र धातु बी के 63 किलोग्राम मिलाया जाता है यदि मिश्र धातु ए में लेड और टिन का अनुपात 2:3 है और मिश्र धातु बी में टिन और तांबे का अनुपात 2:5 है, तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा क्या है? देखिए, दो तरह की मिश्र धातु हैं। मिश्र धातु ए, मैं आपको समझा देता हूं, दो तरह की मिश्र धातु हैं। मिश्र धातु ए हो जाएगी और साथियों क्या हो जाएगी? मिश्र धातु बी हो जाएगी। क्या साथियों? दूसरी की अगर बात करते हैं, मिश्र धातु बी हो जाएगी। दो तरह की हैं। पहले की जो बात की गई है वो 40 किलोग्राम मिश्र धातु है। दूसरे की जो बात की गई है साथियों वो 63 किलोग्राम मिश्र धातु है, ठीक है ना। अब इसमें साथियों क्या है? इसमें है आपकी लेड और टिन है, लेड और टिन है। और इसमें क्या बताई गई है साथियों? टिन और तांबा बताई गई है। मैं यहाँ पर तांबा लिख दूं, क्या तांबा लिख देता हूँ। चलिए, ये टिन हो गई, ठीक है, और ये भी टिन हो गई। ये क्या हो गई? ये लेड हो गई। चलिए, तो इसका अनुपात जो है वो 2:3 बताया गया और इसका अनुपात 2:5 बताया गया। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर कहा गया था साथियों क्या, कि यदि मिश्र धातु ए में लेड और टिन का अनुपात, तो मिश्र धातु बी में इतना अनुपात है, तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा क्या होगी? अब देखिए, मिश्र धातु ए में टिन की मात्रा क्या हो जाएगी? तो टिन की मात्रा क्या है? पहले कुल कितनी है? 40 किलोग्राम है। 40 किलोग्राम का तीन टिन पूछा गया ना, तो टिन 3 है और इन नीचे दोनों का योग आ जाएगा, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा साथियों? 5 आ जाएगा। अब इसको अगर कैलकुलेट करें, 5 8 40, 8 3 24, यानी कि 24 के आ गया साथियों, ये आ गया, ठीक है। 24 किलोग्राम क्या हो गई? टिन हो गई। अब दूसरी में हम टिन देखेंगे। इसमें टिन कितनी? इसमें 2 है, टोटल 63 है। 2/7 आ जाएगा, 7 इन दोनों का योग आ जाएगा। 7 नीम आपका 63, 9 दूना 18, यानी कि 18 किलोग्राम की आ गई, इसमें टिन आ गई। तो कहने के साथियों टिन की मात्रा क्या है? तो पहले वाले में तो ए में मिश्र धातु ए में 24 किलोग्राम टिन है और मिश्र धातु बी में 18 किलोग्राम टिन है। तो दोनों को अगर जोड़ते हैं, 4 8 12 आ गया और ये 3 और 4 यानी कि 42 किलोग्राम साथियों टिन की मात्रा हो जाएगी। क्या 42 किलोग्राम टिन की मात्रा ऑप्शन नंबर बी में है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों कैसी लगी आपको ये क्लास? एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कैसी लगी साथियों ये आपको क्लास। एक बार लाइक कीजिएगा वीडियो को साथियों, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। टेक्स्ट बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में साथियों जो है ना वो मिल जाएगा, ठीक है ना। जो नीचे ग्रुप का लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको क्लासेस, सभी क्लासेस मिलती रहेंगी। ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, एप्लीकेशन को भी हमारी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को एक बार अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और डेली आपकी एसएससी जीडी की इसी टाइप की एक क्लास होगी। मैं कहूंगा अगर एग्जाम तक अगर आप ऐसी क्लास देख लेते हैं तो मैं कहूंगा कि हर एक टाइप का सवाल आप आराम से सॉल्व कर लोगे अपने एग्जाम में। उसके अलावा एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर जितनी भी वीडियोस हैं, जितनी भी क्लासेस, उन सभी क्लासेस का साथियों आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।